जय हिंद दोस्तों। आज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर ही कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, बट अभी जो टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका कनेक्शन इंडिया से भी है। आपको पता होगा कि INS डेना, सॉरी नॉट INS डेना, आयरिस डेना करके जो ईरानियन फ्रिगेट था, जो एक ईरानियन शिप था, उसको श्रीलंका के कोस्ट के पास अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पीडो से उड़ाकर उसको डुबा दिया है। अभी ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, इसमें भारत के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, और एक ऐसे पहलू पर भी हम बात करेंगे कि जो हम इंडिया में कभी कभार मिस कर जाते हैं, वो क्या है अभी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टॉर्पीडो से सबमरीन ने, यूएस सबमरीन ने श्रीलंकन कोस्ट के पास ऑलमोस्ट 12-13 नॉटिकल माइल्स के आसपास डिस्टेंस पे उसको हिट किया और डुबा दिया। इसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 85 to 87 सेलर्स जो हैं वो मर गए हैं, और 30 से 35 को श्रीलंकन नेवी और इंडियन नेवी ने उसको रेस्क्यू किया है। इंडियन नेवी ने कल एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल कब आई थी और इंडिया क्या कर रहा है उसके ऊपर बात करी थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अरे वो इंडिया में आया था ये फ्रिगेट एक नेवल मिलिट्री नेवी की एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इंडिया को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। इंडियन ओशन जो बात होती है वो हज़ारों किलोमीटर लंबा है, ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका तक जो पूरा एरिया है उसको इंडियन ओशन के रीजन में आता है। तो इंडिया हर एक को अपनी जो नॉटिकल माइल्स के बाहर की जो बॉर्डर के बाहर अगर कोई है वेसल, तो उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना उसको ट्रेस कर सकता है। अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारे यहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज करने आया था और उसके बाद उसको टारगेट किया गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी नेवल एक्सरसाइज में यूएस का भी एक शिप आने वाला था पर वो नहीं आया। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए कभी भी अगर कोई ऐसा कोई जहाज़ एक्सरसाइज के लिए जाता है तो उसका एक कंडीशन होता है कि आपको अनआर्म्ड आना है, आपके ऊपर कोई भी हथियार लेस नहीं हो सकते। तो जब ये ईरानियन फ्रिगेट आया था तो उसके ऊपर कोई वेपन्स नहीं थे, तो वो बेसिकली निहत्था था, अनआर्म्ड था। यूएस का भी नेवी का एक आने वाला था जहाज़, बट उन्होंने नहीं भेजा क्योंकि उनको पता था अगर वो आते तो उनको भी निहत्थे आना पड़ता। तो बेसिकली यूएस को पता था कि ये फ्रिगेट यहाँ पे होगा और वो निहत्था होगा, और उन्होंने दे डिसाइडेड टू जो आई थिंक डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस का, उन्होंने उसको एक क्वाइट डेथ बोला है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी सबमरीन से किसी फ्रिगेट को ऐसा टॉर्पीडो मार के उसको डुबाया गया है। और जो क्वाइट डेथ उनको बोलते हैं कि अमेरिका उसको बोल रहा है कि देखे हमने कैसा आपको चांस भी नहीं दिया और आपका एक जहाज़ डुबा दिया, बट दिस इज़ हाउ दे फाइट द वॉर्स, है ना। इंडिया में हमको बड़ी एक रूल्स बेस्ड फाइट्स और युद्ध की समझाया जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद आप नहीं लड़ सकते, कमर के नीचे आप किसी को नहीं मार सकते, बूढ़े को, बच्चों को, स्त्रियों को नहीं मार सकते। दिस इज़ नॉट हाउ द वॉर्स वर्क ग्लोबली। आप देखें यूएस ने एक निहत्थे ऑलमोस्ट 150 लोग के आसपास जो लोग थे उनको अटैक किया, काफ़ी सारे मर गए, बट उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है। दूसरा मेरे को बात यहाँ पे ये करनी थी कि एक तो देखिए यूएस और इज़राइल जो अटैक किए उन्होंने, अगर आप देखें तो कल तेहरान पे भी बहुत सारे अटैक्स एरियल हुए हैं, वो सिविलियन एरियाज में हुए हैं। लास्ट वीक हमको रिपोर्ट मिली थी कि एक बच्चियों की स्कूल पे जब इज़राइल ने एक बम मारा तो वहाँ पे आई थिंक बहुत सारी बच्चियाँ मर गई। जवाब में जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो भी सिविलियन एरियाज़ पे जाके टारगेट कर रही हैं, वो इंटरसेप्ट हो रही हैं, बट आपने वीडियोस देखे होंगे दोहा में, दुबई में, सब जगह पे
सिविलियन एरियाज़ पे, एयरपोर्ट्स पे अटैक्स हो रहे हैं। अभी आज न्यूज़ आया है कि जो सऊदी और जीसीसी कंट्रीज़ के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, बेसिकली इन कंट्रीज़ के पास वो रेगिस्तान है, पानी नहीं होता, तो वो अपना जो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको एक प्लांट में प्रोसेस करके पीने के लिए पानी बनाते हैं। ये बहुत क्रूशल है इन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि एक तो उनके लिए कोई फ्रेश वाटर का कोई रिसोर्स नहीं है, इन्हीं पानी से उनका गुजारा होता है। प्लस अगर पानी की किल्लत हो गई तो काफ़ी सारे जो फॉरेन से आए हुए लोग हैं, एक्सपैट्स हैं, वो लोग इस रीजन से चले जाएंगे। तो ईरान अभी उसको टारगेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं, अब एक रूल्स बेस्ड फाइट नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, ये जो कहा जाता है। तो उसके हिसाब से ये नो मर्सी का अप्रोच वो लोग ले रहे हैं। और जो हमको इंडिया में इस बात पे काफ़ी आश्चर्य होता है, बट दिस इज़ हाउ वॉर्स आर फॉट। जो जीतता है उसी को इतिहास याद रखता है, और दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो हमें भी ये याद रखना पड़ेगा कि वॉर्स ऐसी ही होती हैं और ऐसी ही लड़ी जाती हैं। और अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं। इंडिया के जो दुश्मन मुल्क हैं उनको भी एक लेसन है इसमें कि इंडिया होल्ड्स अ लॉट ऑफ कार्ड्स, कि अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो सो फार वी बीन प्लेइंग बाय द रूल्स, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इट इज़ जस्ट अ क्विक अपडेट कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हमारे वाटर्स में होता तो हाँ, एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती, बिकॉज़ कोई हमारे वाटर्स में घुस के कोई मेहमान को टारगेट करता है तो वो गलत बात है। बट एक बार हमारे बॉर्डर से वो बाहर निकल गए तो आइडियली नहीं होना चाहिए था हमारे कंट्री के क्लोज में, बट अगर हुआ है तो हमारे कंट्रोल में कुछ होता नहीं है इसमें। तो और अगेन एवरीवन सर्व्स देयर ओन इंटरेस्ट। अगर कल उठ के चाइना और इंडिया के बीच में कोई युद्ध हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि ईरान इंडिया की साइड लेगा? या अगर कोई ऐसा इंसिडेंट इंडिया के साथ होता है तो चाइना को कंडेम करेगा? वो नहीं करेगा। वो इंडिया का अच्छा एक टैक्टिकल अलाय है, हमने पहले भी बात करी है, बट उसके बड़े स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस चाइना के साथ है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे ही इंडिया ने एक साइड पिक कर ली है, वो इज़राइल के साथ है, और वो डिसीजन की वजह से वो नेचुरली यूएस के साथ है, तो वो इतना कंडेम नहीं करेगा, प्रेशर नहीं डालेगा। बट हाँ, एक सेंसिटिविटी तो ज़रूर हमें दिखानी चाहिए, और वो आई थिंक हमारी नेवी ने दिखाई है। और आई थिंक आज उनके ईरान के जो यहाँ पे दूतावास है इंडिया में, उनके भी जो एनवॉय है, उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा था। तो आई थिंक वी आर प्लेइंग आवर कार्ड्स राइट, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू बी क्लियर अबाउट वेयर आवर इंटरेस्ट लाई। तो बस आज के अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।